बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 1। टॉपिक का नाम है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। ओवरऑल जो है दिस यूनिट इज़ सो इजी एंड सो इजी टू अंडरस्टैंड, और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये भी बहुत इजी जो है वो लेवल के समझे जाते हैं। ओवरऑल आप कहें तो चैप्टर जो पार्ट 2 है सेकेंड ईयर, उसमें जो सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है टू अंडरस्टैंड इट इज़ डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। डिफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम जो है वो कुछ सीखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 1, इट इज़ इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफॉर्मेशन जो है इसका क्या मतलब होता है? जब आप किसी भी सॉलिड के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है फोर्स एक्सर्ट करेंगे and that force जो है may change the length, shape और volume जो है of the body, हम कहेंगे कि this is basically called deformation. So जब आपने फोर्स एक्सर्ट की और एज ए रिजल्ट जो है अगर उसकी लेंथ, शेप या वॉल्यूम चेंज आ जाए तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो क्या हो गई है, डीफॉर्म हो गई। और ये जो डिफॉर्मेशन है डेट में बी जो है वो परमानेंट, डेट में बी टेम्परेरी डिफॉर्मेशन भी हो सकती है और परमानेंट डिफॉर्मेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कह रहा है जी कि अगर ना लेंथ, रबर जो है उसको अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी लेंथ अगर इंक्रीज कर जाती है तो इट मीन्स इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन। आप एक स्प्रिंग जो है उसको पुल करते हो और उसको वो डिफॉर्म हो जाता है, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड जो है वो डिफॉर्मेशन। जैसे जी स्प्रिंग है, आपने दोनों तरफ फोर्स अप्लाई की, इसमें डिफॉर्मेशन, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। मेटल रॉड है, उसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की, वो डिफॉर्म हुआ, उसकी शेप चेंज हो गई। आपने हैमरिंग की एक एम्प्टी कैन के ऊपर, उसकी शेप चेंज हो गई। सो दीज आर ऑल डिफॉर्मेशंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में जो हम डिफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे वो रेगुलर शेप में चेंज को डिस्कस बेसिकली हम करने जा रहे हैं। जो इरेगुलर शेप्स हैं उसके जो चेंजेस हैं उसमें जो डिफॉर्मेशन है डेट इज़ कम्प्लेक्स वन एंड डेट इज़ अनदर टॉपिक। हम बिल्कुल बेसिक्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो रेगुलर शेप्स होती हैं उनमें जो चेंज आता है उसको हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप किसी भी सॉलिड के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो, उसके जो एटम्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। सपोज करें कि हम एक यूनिट सेल को कंसीडर करते हैं, डेट इज अनस्ट्रेच्ड यूनिट सेल। जब आप उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे तो एज ए रिजल्ट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स उसके जो एटम्स हैं जो अपनी अपनी मीन पोजीशन पे पहले फिक्स थे वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज अंडर स्ट्रेस, ऑब्जेक्ट इज अंडर स्ट्रेस। इस स्टेट को हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सी स्टेट में, स्टेट ऑफ स्ट्रेस में है। सो जब आपने उसके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, डिफॉर्मिंग ऑफ फोर्स अप्लाई करने से उसके जो एटम्स होंगे सॉलिड के वो अपनी मीन पोजीशन से क्या कर गए, डिस्प्लेस हो गए। ऑन रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल कंडीशन को जो है वो रीगेन कर लेंगे अगर फोर्स जो है डेट इज़ नॉट टू लार्ज, और अगर उसने उसकी शेप को परमानेंट चेंज नहीं किया। सो इसमें यही हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो हम इलास्टिसिटी को भी यहाँ पर जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, उसका क्या मतलब होता है। तो देखो, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई की एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मीन अब उसके जो एटम्स थे वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए। जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की वो दोबारा ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ गए। तो कहते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशंस। सो नाउ द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ऐसी स्टेट को हम कहते हैं द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ऑन रिमूविंग द फोर्स, इफ द फोर्स इज नॉट टू लार्ज, so the body gains its
original shape and the ability of the body to return to its original shape, that is called basically elasticity. So this is the definition of elasticity. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्प्रिंग जो है उसको जो है दोनों तरफ फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच करते हो, ऑन रिमूविंग द फोर्स जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप जो है उसको रीगेन कर लेता है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी. तो देयर आर सम ऑब्जेक्ट विच आर इलास्टिक एंड बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो इलास्टिक नहीं है, मतलब ऑन रिमूविंग द फोर्स दे मे नॉट गेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन. जो गेन कर लेंगे वो क्या होंगे, इलास्टिक, और जो गेन नहीं करेंगे वो परमानेंट. इसका मतलब है वो परमानेंट जो है उनमें क्या आई है, डिफॉर्मेशन. तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस में होता है, और ऑन रिमूविंग द फोर्स जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लिया उसने, इसका मतलब है कि आपने जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की थी उसने उस ऑब्जेक्ट में जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस की थी वो कौन सी थी, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन. लेकिन अगर ऑन द रिमूवल ऑफ फोर्स वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं कर रहा, ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर रहा, इसका मतलब है उसमें क्या आ चुकी है, परमानेंट डिफॉर्मेशन. सो टू मेन जो बेसिक टर्म्स हैं डिफॉर्मेशन से रिलेटेड उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस जो है बेसिकली कहते हैं जी इट इज़ द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ द बॉडी. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस. अच्छा बेटे यहाँ बात याद रखनी है कि ये जो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस चेंज इन शेप, लेंथ और वॉल्यूम, ये पूरी स्टेटमेंट जो है पूरी डेफिनेशन लिखनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. समटाइम्स स्टूडेंट यहाँ सिंपल ये लिख देते हैं द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. डेट इज नॉट करेक्ट. आपने पूरी लाइन लिखनी है कि इफ द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस चेंज इन शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ द बॉडी. तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, और डेट इज मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से. सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. सो यहाँ पर जो ये सिंबल है मैथमेटिकली इसको हम बोलते हैं सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. तो यहाँ पर जो आपकी मैथमेटिकल फॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा. ठीक है जी, सिग्मा. वैसे यूनिट ऑफ स्ट्रेस जो है वो क्या होगा, देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एरिया मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समटाइम्स इसको हम पास्कल भी कहते हैं, और यूजली जो है हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही मेजर करते हैं. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. देखिए मैंने अभी जैसे बोला स्टार्ट में कि हम इस चैप्टर में रेगुलर शेप में चेंज को बेसिकली डिस्कस करेंगे, इस डिफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें से फर्स्ट वन इज टेंसाइल. टेंसाइल को जो है अदर वर्ड्स में हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी कहते हैं. ट्यूडिनल स्ट्रेस जो है, लॉन्गिट्यूडिनल मीन अलोंग द लेंथ. तो इट मीन्स कि अगर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करने से अगर किसी बॉडी जो है उसकी लेंथ में चेंज आ जाए, सो इसको हम कहते हैं जी कौन सी स्ट्रेस जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो है, या टेंसाइल स्ट्रेस. लेंथ में अगर चेंज आता है तो हम इसको कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का नाम दे रहे हैं. सो देखिए आउटवर्ड जो है लेट से कि स्ट्रेस है, आउटवर्ड स्ट्रेस है, तो आउटवर्ड स्ट्रेस से जो है उस बॉडी की लेंथ जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी आफ्टर डिफॉर्मेशन. सो हम चूँकि जो चेंज है वो आया है वन डायमेंशनल, यानी सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा, तो इसको हम कहते हैं जी टेंसाइल स्ट्रेस का नाम दे देते हैं. समटाइम्स इसको जो है वो हम कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोलते हैं. लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेस कब किस कंडीशन में बोलेंगे, जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है या टेंसाइल स्ट्रेस है इसको समटाइम्स कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोलते हैं. और कंप्रेसिव स्ट्रेस कब बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो हम तब बोलेंगे जब जो है वो आप लेट से कि इनवर्ड अगर आप जो है वो स्ट्रेस है, इधर भी इनवर्ड स्ट्रेस है, यानी दोनों तरफ से इनवर्ड फोर्स आपने अप्लाई की, एंड एज ए रिजल्ट जो है उसकी बॉडी जो है उसकी लेंथ डिक्रीज हो गई. इस वाले केस में जो ऊपर वाला केस था उसमें जो है इस वाले केस में लेंथ इंक्रीज हुई, जबकि ये वाला जो केस है इसमें अगर लेंथ जो है वो डिक्रीज हुई है. सो लेंथ अगर डिक्रीज हो जाए एज ए रिजल्ट ऑफ जो है वो स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, तो इस स्ट्रेस को समटाइम्स हम जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोल देते हैं. ठीक है जी. सो फर्स्ट जो टाइप है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं. और ये कब हम बोलेंगे, जब जो डिफॉर्मेशन है
उसके रिजल्ट में लेंथ में चेंज आए, तो इफ द लेंथ ऑफ द बॉडी चेंजेस, सो इस स्ट्रेस को हम टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस बोल देते हैं। नेक्स्ट जो है जी, अगर जो है वो चेंज आता है वॉल्यूम में, सो एज ए रिजल्ट जो है ऑफ स्ट्रेस अगर वॉल्यूम चेंज हो जाए, तो इस स्ट्रेस को जो है वो हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है जी। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है, जैसे लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस थी, ये जो टेंसाइल था ये वन डायमेंशनल चेंज था, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में थ्री डायमेंशनल चेंज आता है। तो अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो और तो अगर जो है वो थ्री डायमेंशनल चेंज आता है, तो हम उसको कहेंगे कि वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। शेयर, शेयर का लफ्जी मीनिंग जो है शेप में चेंज है। तो शेयर जो स्ट्रेस है, कहता है इट चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी, और एज ए रिजल्ट जो है, अगर आप ये लेट्स से कि एक एग्जांपल है, इनिशियल स्टेट है, और जब आपने उसको फोर्स अप्लाई की, टेंजेंशियल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की, सो अगर आप इस बॉडी के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हो और एज ए रिजल्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स जो है इसकी शेप चेंज हो जाए, तो इस स्ट्रेस को जो है वो हम क्या नाम देते हैं, shear स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स, टेंसाइल स्ट्रेस लेंथ में चेंज को बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस थ्री डायमेंशनली वॉल्यूम में चेंज को बोलेंगे, और shear स्ट्रेस, shear मीन शेप, शेप में चेंज को हम बोलेंगे। सो जैसे स्ट्रेस की तीन टाइप्स हैं, स्ट्रेन की भी थ्री टाइप्स हैं। सो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना व्हाट डज इट मीन बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है बेसिकली हम कहते हैं इट इज़ द मेजर ऑफ डीफॉर्मेशन। सो अगर मैं स्ट्रेन को अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहूँ, तो मैं कहूँगा मैथमेटिकल मेजर ऑफ जो है वो डीफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। सो इट इज़ अ मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ जो है वो डीफॉर्मेशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो डीफॉर्म हुआ है, और कितना डीफॉर्म हुआ है अगर हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि अगर उसकी लेंथ में जो चेंज आया है, वॉल्यूम में चेंज आया या शेप में चेंज आया, अगर हम उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लें, तो दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या हैं, जैसे कि स्ट्रेस की तीन टाइप्स हैं, इसकी भी थ्री टाइप्स हैं। कौन कौन सी? टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन मीन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इसमें हम लेंथ को डिस्कस कर रहे हैं। तो कहता है जी इफ द स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द टेंसाइल स्ट्रेस, इसको हम क्या बोलेंगे, जो है वो टेंसाइल स्ट्रेन। और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, सपोज करें कि इसमें जो है ये हमारे पास टेंसाइल जो है वो स्ट्रेस के रिजल्ट है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस का। कंप्रेसिव स्ट्रेस में लेंथ डिक्रीज होती है, तो इसमें ये जो डेल्टा एल है ये चेंज इन लेंथ यानी इंक्रीज इन लेंथ, और एल नॉट जो है डेट इज ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन जो है वो कैसे मेजर करते हैं, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ जो है वो, तो यहाँ स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से शो करते हैं। ये इसको जो मैथमेटिकल सिंबल है, स्ट्रेस को सिग्मा से और जो स्ट्रेन है इसको हम एप्सिलॉन से शो करते हैं। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल। डेल्टा एल मीन चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो जो फ्रैक्शनल जो चेंज इन लेंथ है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो जितना लेंथ में चेंज आएगा अगर हम उसको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दें, तो डेट इज कॉल्ड बेसिकली स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज ओवर ओरिजिनल। अच्छा, अब देखें कि इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इज इसका यूनिट कोई नहीं होता। यूनिट क्यों नहीं होता, क्योंकि इट इज़ द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। तो स्ट्रेन जो है बेसिकली क्या है, डायमेंशन लेस एंड इट हैज़ नो यूनिट्स। देखिए ना, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ तो दोनों सेम क्वांटिटीज हो गई, तो रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज हैव नो यूनिट। सो व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। सिमिलरली अगर हमें जो है वो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। सो अगर हम चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूमेट्रिक जो है वो क्या आ जाएगी, स्ट्रेन, और इट आल्सो डोंट हैव एनी यूनिट। नेक्स्ट जो है वो शेयर स्ट्रेन। शेयर हम कहते हैं शेप में चेंज को। सो देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि जो हम रेगुलर शेप को जो है वो उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसमें चेंज को डिस्कस कर रहे हैं। सो कहता है व्हेन ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ रिजिड क्यूब आर सब्जेक्टेड टू shear स्ट्रेस, shear मीन शेप में चेंज, द स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड shear स्ट्रेन, इसको नाम दे देते हैं। और इसको आमतौर पर हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अच्छा, यहाँ पर ना गैमा जब से उसको रिप्रेजेंट करेंगे तब हम इसको नाम दे देते हैं एंगुलर स्ट्रेन का।
ठीक है, जब हम इसको गैमा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब हम समटाइम्स इसको ना एंगुलर स्ट्रेन कहते हैं। देखें, इसको एंगुलर स्ट्रेन का नाम कब देंगे वो भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस शेप को ज़रा चेंज को डिस्कस कर लें। देखिए भाई, बात ये है कि हम ना अभी डिस्कस कर रहे हैं शेप में चेंज को। तो ये एक हमारे पास क्यूबिक शेप है और इसमें जो है वो अगर आप इसके ऊपर जो है वो फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करें, लेट्स से कि इसके ऊपर आपने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई की, ये टेंजेंट मीन और आप एट द एंगल ऑफ 90, तो आप टेंजेंशियल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यानी टेंजेंट टू द सरफेस। एज ए रिजल्ट जो है इसमें बेंडिंग आई है और वो जो बेंडिंग है वो हम यहाँ पर एंगल थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जितनी साइड इसके अंदर की तरफ बेंड हुई है वो आपके पास, लेट से कि हम इसको कह लें कि ये क्या है, डेल्टा ए। लेट से कि ये वाली जो साइड है ये जितनी बेंड हुई है इसको हम डेल्टा ए का नाम देंगे, ये वाली साइड जो है। सो लेट से कि इसको हम जो है वो हम ये वाली जो साइड है इसको हम कह रहे हैं डेल्टा ए, और ये वाली जो साइड है ये सारी साइड इसको हम कह रहे हैं ए। तो ये देखें हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, इसको हम कह रहे हैं डेल्टा ए। ये आपके पास ए, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन गई है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। ठीक है जी। इसमें ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एंगल जो है वो कौन सा होगा, 90 का एंगल। इसको हम कह रहे हैं इस साइड को ए, ये ओरिजिनल साइड थी, ये उसमें आई बेंडिंग जिसको हम कह रहे हैं डेल्टा ए। तो यहाँ पर जो एंगल है, जो बेंडिंग एंगल है, वो उसको हम नाम दे रहे हैं थीटा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो चूँकि हमारे पास जो हम स्ट्रेन कैसे फाइंड करते हैं, चेंज ओवर ओरिजिनल। तो बेंडिंग यानी चेंज इन जो है वो यहाँ पर क्या आया, शेप डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए। सो इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, डेल्टा ए ओवर ए जो है यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। तो समटाइम्स हम जो है वो शेयर स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली मेजर किससे करते हैं, टेंजेंट थीटा से। यानी कि यहाँ से हम एंगल जितनी बेंडिंग आएगी उस साइड में वो एंगल मेजर करेंगे, और उस एंगल को अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, उसको टेंजेंट थीटा कह दें, तो डेट इज कॉल्ड जो है वो शेयर स्ट्रेन। समटाइम्स जो है वो एंगल ये बहुत ही स्मॉल होता है, और जब एंगल बहुत ही स्मॉल हो तो बताए बजाय उसमें टेंजेंट थीटा हम मेजर करने के या डेल्टा ए ओवर ए करने के, हम डायरेक्टली जो है वो कह देते हैं कि जितना एंगल बेंड हुआ है ना, जितनी बेंडिंग हुई है वही जो है वो शेयर स्ट्रेन है, यानी वही डिफॉर्मेशन है। सो इफ एंगल्स आर टू स्मॉल फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, टेंजेंट थीटा जो है इसको हम अप्रॉक्सीमेटली जो है वो किसके इक्वल कह देते हैं, थीटा के इक्वल कह देते हैं। सो यहाँ पर समटाइम्स शीयर स्ट्रेन जो है उसको हम डायरेक्टली थीटा एज ए मेजर ऑफ एंगल यानी बेंडिंग इन द शेप का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट जो है जी, इसमें बड़ा सिंपल है, इसको मैं अगर सिंपल जो है वो यहाँ और सिंपल कर दूँ इजी आपके लिए। सो देखें, ये मेरे पास एक रेगुलर शेप थी, उसमें आई लेट से बेंडिंग, और आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की एंड एज ए रिजल्ट ऑफ डिफॉर्मेशन उसमें आ गई बेंडिंग। अब ये जो बेंडिंग आई है इस जगह पर, ये वाली जो है, इसको अगर मैं यहाँ से एंगल मेजर कर लूँ थीटा, सो यही इसमें जो है वो क्या है, शेयर स्ट्रेन है। इन केस के अगर थीटा इज स्मॉलर, लेकिन अगर थीटा लार्जर है तो फिर हम उसको एज ए टेंजेंट थीटा मेजर कर लेते हैं, या फिर ये जो साइड है डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए ओरिजिनल साइड करके इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने इसके ऊपर न्यूजेशियल फोर्स अप्लाई की थी तो एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूजेशियल फोर्स जो अगर इसकी शेप में चेंज हो जाए तो ऐसी स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेन का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने डिस्कस किए अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या है, चेंज ओवर ओरिजिनल। चेंज इन लेंथ है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे, चेंज इन वॉल्यूम आए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे, चेंज इन शेप आए तो उसको शेयर स्ट्रेन बोलेंगे। नेक्स्ट इज इलास्टिक कांस्टेंट जो है क्या है, modulus of elasticity basically क्या है, it is the ratio of stress to strain provided elastic limit is not to violated. So ratio of stress to strain को हम modulus of elasticity बोलते हैं। कहते हैं सिंस स्ट्रेन जो है ये तो यूनिट लेस है, लेकिन स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट भी जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगा। इसकी तीन टाइप्स हैं बेसिकली, कौन कौन सी जी,
यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस, जैसे कि इनके स्ट्रेस के और स्ट्रेन के डिफरेंट नेम्स हैं अकॉर्डिंग टू डिफॉर्मेशन। इसी तरह से यहाँ भी अगर जो है लीनियर डिफॉर्मेशन है, लीनियर का मतलब टेंसाइल यानी कि अलोंग द लेंथ जो है, जिसको हम लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस बोल रहे थे, अगर अलोंग द लेंथ चेंज आया है तो उसमें स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस। यानी यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस यानी फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस में अगर जो है वो लीनियर डिफॉर्मेशन है तो ऐसे डिफॉर्मेशन में स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो को जो है वो क्या बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस क्या है जी, अगर थ्री डायमेंशनल जो है वो डिफॉर्मेशन हुई है, यानी वॉल्यूमेट्रिक, जिसको हम स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल रहे थे, सो इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको हम क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस। तो व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। और व्हाट इज बल्क मॉडुलस, इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और बल्क मॉडुलस को आमतौर पर हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया और चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। And what about shear modulus? Shear modulus is usually represented by G and it is the ratio of shear stress to shear strain. और mathematically this is F over A, force per unit area यानी stress over strain यानी tangent theta। अच्छा, यहाँ ना एक टेबल आपको जो है वो बुक में गिवन है, इसमें से आमतौर पर मल्टीपल चॉइस बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो आते हैं। इसमें से जो आपने लर्न करने हैं वो कौन कौन से हैं, ज़रा गौर करें तो इसमें देखें। फर्स्ट जो है वो एल्युमिनियम में देखें तो एल्युमिनियम में यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस की वैल्यू सेम है। एल्युमिनियम की जो है वो यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपने देखना है कि बोन जो है वो उसमें कौन सा मॉडुलस नहीं होता। तो बोन जो है वो दे आर नॉट कंप्रेसिबल, इनमें बल्क मॉडुलस नहीं होता। सो दीज आर इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे लर्न करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर कंक्रीट, अगर देखें कंक्रीट वाला जो पोर्शन है, ये वाला कंक्रीट की अगर हम बात करें तो कंक्रीट हैव ओनली ओनली यंग्स मॉडुलस। तो कंक्रीट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है। इसमें ना तो बल्क मॉडुलस होता है ना ही शियर मॉडुलस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है जी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने यहाँ नोट डाउन करनी है वो ये है कि यहाँ आपको ना मरकरी और वाटर नज़र आ रहा हो। अब गौर करें तो मरकरी और वाटर जो है इन दोनों के केस में आप देख सकते हो कि मरकरी में भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो बल्क मॉडुलस है, वाटर के केस में भी आपको सिर्फ बल्क मॉडुलस नज़र आ रहा है। बट अगर आप गौर करें तो इसमें जो हमारे पास जो है मरकरी में ना तो शियर मॉडुलस है ना ही जो है इसमें यंग मॉडुलस है। वाटर के केस में ना ही जो है वो यंग मॉडुलस है ना ही शेयर मॉडुलस है। व्हाट डज इट मीन कि ये जो हमारे पास गैसेस हैं और लिक्विड्स होते हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है, ना ही इनमें यंग मॉडुलस होता है ना ही शेयर मॉडुलस होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मल्टीपल चॉइस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने यहाँ से टेबल से ऑब्जर्व करने हैं। समटाइम्स एज एन इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से ये पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना है कि सॉलिड्स जो है यूजुअली जो है हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे यूजुअली, यानी एक्सेप्शंस आर देयर। जैसे बोन की एक्सेप्शन हमने अभी देखी है, बोन में देखें बल्क मॉडुलस ही नहीं है, कंक्रीट में जो है बल्क और यंग शेयर मॉडुलस नहीं है, सिर्फ इसमें यंग मॉडुलस है। तो यूजुअली सॉलिड्स में तीनों तरह के मॉडुलस होते हैं। जैसे यहाँ पर लेड है, तीनों तरह के मॉडुलस हैं, आइस में तीनों तरह के मॉडुलस हैं, ग्लास में तीनों, डायमंड में, कॉपर में। तो यूजुअली जो है आमतौर पर सॉलिड्स में तीनों तरह के मॉडल आए होते हैं, बट गैसेस एंड लिक्विड्स हैव ओनली बल्क मॉडुलस। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो बल्क मॉडुलस होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ की। इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, देखिए अभी हम थोड़ा दोबारा रिव्यू ले लें। हमने स्टार्ट किया था डिफॉर्मेशन से, डिफॉर्मेशन के बाद हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है। और इसमें जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमने जो है वो तीनों मॉडल्स को डिस्कस किया, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी को डिस्कस किया है। कौन कौन से होते हैं, यंग मॉडल्स, बल्क मॉडल्स और शेयर मॉडल्स। एंड नो जो है वो हमारा आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है जी, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है।
कहते हैं कि ना टेंसाइल टेस्ट जो है वो हम सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट है, वायर है, और उसका ना हम एक टेंसाइल टेस्ट लेने वाले हैं। हम उसको जो है वो कहते हैं जी वायर इज़ एक्सटेंडेड एट ए स्पेसिफाइड डिफॉर्मेशन रेट, और उसको हम ना कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन कंटिन्यूसली, हम उसको मेजर करते हैं और उसका एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करके देखते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है बेसिकली हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो कहते हैं फोर्स इलोंगेशन डायग्राम ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज शोन हियर फॉर डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल और ब्रिटल क्या होते हैं, एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक हम इसको डिस्कस करते हैं। सो हम सपोज कर लिया हमने कि एक हमारे पास जो है वो एक एल्यूमिनियम वायर थी। सपोज करें कि वी हैव एन एल्यूमिनियम वायर, और उसको हमने कहीं पे लेट्स से कि हैंग किया हुआ यहाँ पर, और उसके नीचे जो है वो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर जो है वो बेसिकली इसके जो है वो नीचे लोड जो है वो अटैच कर लिया। अब इसके अंदर हमने ना लोड रखने शुरू कर दिए डिफरेंट, जो लोड बढ़ाते गए इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको मेजर करते गए, उसकी लेंथ में जो शेप में जो चेंज आ रहा है उसको हम जो है इलेक्ट्रॉनिकली साथ साथ मेजर करते जा रहे हैं। ठीक है जी। सो हमारे पास जो है बेसिकली जो कर्व आया इस एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिफॉर्मेशन, जब हमने एक डक्टाइल मटेरियल यूज़ किया, वो कुछ इस तरह था। अच्छा, ये जो रिजल्ट हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व आया है, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर हमें पॉइंट ए नज़र आ रहा है, पॉइंट बी, देन सी, देन डी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ अगर गौर करते जाएं तो हमारे पास ओ से लेकर ए तक जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपके पास आई है। ए से लेकर ओ तक जो है बिल्कुल ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ओ से लेकर ए तक ये बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई है। इसके लिए हम इसको कहते हैं जी ये स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी है। तो ओ से लेकर ए तक का जो रीजन है, इस वाले रीजन को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रीजन। इलास्टिक जो है वो यहाँ पर कह रहा है ओ से लेकर ए तक, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। सो कहते हैं जी ये देखें, द इनिशियल स्टेज ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रेस इंक्रीजेड लीनियरली विद स्ट्रेन टिल वी रीच पॉइंट ए, एंड दिस इज कॉल्ड बेसिकली प्रोपोर्शनल लिमिट। तो सिग्मा पी जो है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोपोर्शनल लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन जो है वो कर्व जो है वो हल्का सा उसमें कर्व आता है, और कर्व आने के बाद जो है वो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, कर्व आने के बाद जो है वो हम यहाँ पर ओ से हम कहाँ पहुँच जाते हैं, बी पर। लेकिन ये जो हल्का सा यहाँ से कर्व आया है ये प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद आया। सो कहता है कि यहाँ पर जो है बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर हम इस वक्त हैं बी वाले पॉइंट पर, इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। व्हाट डज इट मीन बाय इलास्टिक लिमिट? कहते हैं जी फ्रॉम ए टू बी द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, यानी कि ए से बी में हल्का सा कर्व आया है, लेकिन कर्व के बावजूद जो है यहाँ पर कहते हैं जी ये प्रोपोर्शनल तो नहीं है, बट इफ द लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ एंड बी, यानी ओ से लेकर बी तक किसी भी पॉइंट पर अगर हम स्ट्रेस रिमूव कर देंगे तो कहता है द कर्व विल बी रीट्रेस्ड एंड मटेरियल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यानी कि यहाँ से अगर हम किसी भी पॉइंट पर जो है वो अगर हम स्ट्रेस रिमूव कर देते हैं तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा ऑब्जेक्ट जो है वो वापस आ जाएगा। विद इन ओ टू बी जो है किसी भी पॉइंट पर अगर हम स्ट्रेस रिमूव करेंगे तो बॉडी जो है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। दिस स्टेट बेसिकली इज नॉन एज इलास्टिसिटी। इसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी का नाम दे रहे थे। ठीक है। सो कहता है जी कि ओ से लेकर बी तक जो है ये वाला जो रीजन है ये बेसिकली रीजन जो है इसको हम कहते हैं इलास्टिक रीजन। सो ओ से लेकर बी तक जो है वो ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, इलास्टिक रीजन, और इसको हम नाम दे रहे हैं इलास्टिक रीजन का। ठीक है। सो ये वाला जो रीजन है ये इलास्टिक रीजन है। ठीक है जी। इलास्टिक रीजन का मतलब है कि यहाँ पर जो है जो डिफॉर्मेशन होगी वो कौन सी होगी, वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होगी। इस रीजन में टेम्परेरी जो है वो डिफॉर्मेशन होगी, डिफॉर्मेशन होगी। यानी कि अगर आप इस पॉइंट के अंदर अंदर इस लिमिट के अंदर अंदर स्ट्रेस को रिमूव कर देते हो तो बॉडी जो है वो ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगी। लेकिन आफ्टर दिस पॉइंट जो है यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट पर यहाँ पर जहाँ पर बी है इलास्टिक लिमिट है, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जिसको हम कहते हैं जी यील्ड पॉइंट। यहाँ जो पॉइंट है उसको हम
यील्ड पॉइंट का नाम देते हैं। ये जो यील्ड पॉइंट है बेसिकली, इसके बाद कहता है द पॉइंट बी इज आल्सो कॉल्ड जो है यील्ड पॉइंट, एंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट दिस पॉइंट बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। जो है यील्ड पॉइंट के बाद इफ द स्ट्रेस जो है इज बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट, तो बॉडी जो है उसमें जो चेंज आता है वो कौन सी, यानी डिफॉर्मेशन जो आएगी वो कौन सी होगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो इसका मतलब है इसके बाद जो है बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है तो इस वाली डिफॉर्मेशन को, ये वाली जो डिफॉर्मेशन थी ये इलास्टिक रीजन था, ये वाला जो रीजन अब स्टार्ट हो गया, ये कौन सा रीजन स्टार्ट हो गया, प्लास्टिक रीजन। इस रीजन को कहते हैं प्लास्टिक रीजन। सो दिस रीजन इज नोन एज प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन का मतलब है कौन सी डिफॉर्मेशन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन है। इसमें जो डिफॉर्मेशन आएगी वो परमानेंट डिफॉर्मेशन अब स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी, तो इसमें जो है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन है। ठीक है जी। सो बॉडी अब परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। मतलब अब अगर आप जो है, अगर यहाँ पर स्ट्रेस जो है मैं रिमूव भी कर देता हूँ, सपोज करें आफ्टर द इलास्टिक लिमिट जो है मैंने यहाँ पर स्ट्रेस रिमूव की है इस पोजीशन के ऊपर, तो अब बॉडी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करेगी। लेकिन इलास्टिक रीजन के अंदर अंदर अगर मैं किसी भी पोजीशन से स्ट्रेस रिमूव करता हूँ तो उसने कहाँ आना है, ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर। लेकिन अगर मैं बियॉन्ड द इलास्टिक यानी यील्ड पॉइंट के बाद अगर मैं उस स्ट्रेस को रिमूव करूँगा, लेट्स से इस पॉइंट से रिमूव करता हूँ, तब उसने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आना, बल्कि यहाँ पे किसी और पॉइंट के ऊपर रिट्रेस होगी। और ये जो मेजर है यहाँ पर, ये जो चेंज आया है, इसी को हम यहाँ पर क्या नाम देंगे, स्ट्रेन। हम कहेंगे कि इसमें ये डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है जी। सो इसका मतलब है अगर हम बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर यहाँ बॉडी को ऊपर स्ट्रेस रिमूव करते हो, यानी यील्ड पॉइंट के बाद अगर मैं स्ट्रेस रिमूव करूँगा तब उसने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करना। इसका मतलब है ये जो है उस बॉडी में जो है वो क्या आएगी, स्ट्रेन, यानी कि क्या आ जाएगी, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। सो अभी तक हमने डिस्कस क्या किया यहाँ पर कि ये वाला जो रीजन है ओ से लेकर ए तक, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ पर आपका आ जाता है जी इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है कौन सा रीजन, प्लास्टिक रीजन यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम हमेशा विद इन द इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। जो विद इन इलास्टिक लिमिट इसीलिए कहते हैं कि जो है वो आमतौर पर जो सॉलिड्स हैं उनका इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट और यील्ड पॉइंट जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं। यानी जो इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है उसी को हम यील्ड पॉइंट भी बोल रहे होते हैं। सो डेट इज द रीजन कि वी से विद इन द इलास्टिक लिमिट, इस इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे तो बॉडी जो है ओरिजिनल शेप को क्या कर लेती है, रीगेन। सो देखें देखें इसलिए यहाँ लिखा हुआ द पॉइंट बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट दिस पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है जी डिफॉर्मेशन फ्रॉम बी टू सी, यानी कि आगे बी से सी की तरफ की बात कर रहा है। अब उसमें वो कहता है जी परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें स्टार्ट हो जाएगी। और बियॉन्ड द जो है वो यील्ड पॉइंट जो है कहता है स्पेसिमेन बिकम परमानेंटली चेंज एंड डज नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप और डायमेंशन। सो द पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अगर आप गौर करें तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पॉइंट। तो इसीलिए जो इसकी जो इसको जो डिफाइन किया हुआ बुक में वो क्या है, कैसे डिफाइन किया हुआ है, इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल विद स्ट्रेंथ। किसी भी जो मटेरियल है जो सॉलिड है उसकी जो नॉमिनल स्ट्रेंथ होती है वो कैसे मेजर करते हैं, उसकी यूटीएस फाइंड करके, यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर फाइंड कर लेंगे तो उसकी जो है वो हमें नॉमिनल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद कहता है जी सी से डी जो है वो अगर कॉरस्पॉन्डिंग यूटीएस से क्रॉस्ड मटेरियल जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर आके जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखें कर्व नीचे की तरफ क्यों आना शुरू हो गया है, क्योंकि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस के बाद जब मटेरियल के जो मालिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो टूटना शुरू हो जाएंगे तो फिर उनको ब्रेक करने के लिए स्ट्रेस कम होती चली जाएगी। इस वजह से नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ आके ब्रेक कर जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर दो डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक में एट द एंड जो है वो लिखी हुई है। द सब्सटेंस कहता है विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज रीच्ड, उसको हम कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल ग्लास है, हाई कार्बन स्टील है। और दो सब्सटेंस विच अंडरगो द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अनटिल दे ब्रेक, इसको क्या कहते हैं, डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेड द कॉपर है। आसान लफ्जों में कहें तो ब्रिटल वो होते हैं जो कि जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट टूट जाते हैं। जैसे देखो ग्लास है, अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे
तो इलास्टिक लिमिट आने के फ़ौरन बाद उन्होंने क्या करना है, ब्रेक हो जाना है। ठीक है, यहाँ पर इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि देखिए यील्ड पॉइंट आते ही ना वो ब्रिटल मटेरियल क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन जो डक्टाइल मटेरियल हैं उनमें जो है वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन भी होती है और परमानेंट डिफॉर्मेशन भी होती है, वो दोनों, यानी इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी होती है उनमें, और इलास्टिक जोन है उसके बाद प्लास्टिक जोन भी स्टार्ट हो जाता है। यानी इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब टेम्परेरी डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन। सो ब्रिटल मटेरियल में सिर्फ और सिर्फ जो है वो कौन सी डिफॉर्मेशन होती है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और यील्ड पॉइंट आते ही ना वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है जी। और जो डक्टाइल मटेरियल हैं दे अंडरगो जो है वो इलास्टिक प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और एक आसान सी इसमें निशानी ये है कि जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनको हम खींच के जो है वो वायर्स बना सकते हैं, उनको हैमरिंग करके उनको कोई भी शेप दे सकते हैं, तो वो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, जैसे आयरन है, लेड है, कॉपर है। लेकिन जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं जैसे ग्लास है, तो उसको हम जो है वो शेप नहीं दे सकते कोई। वो अगर हम उसको शेप देने की कोशिश करेंगे, बेंड करेंगे, वो टूट जाएंगी। ठीक है जी। लेकिन जो डक्टाइल मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम है, वो वायर जो है उसको हम बेंड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ब्रिटल कौन से होते हैं, विच जस्ट ब्रेक जस्ट आफ्टर दी इलास्टिक लिमिट इज रीच, इनमें सिर्फ इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, जबकि डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं इनमें जो है वो इलास्टिक प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होती है। इट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, और इसमें जो है अपने बेसिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो 9 क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वो डिस्कस करेंगे, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स में स्ट्रेन एनर्जी जो है, सो वो अच्छे से इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। तो इसको आज के लेक्चर में आपने बेसिक्स को रिवाइज करना है। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड जो है इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, और स्ट्रेस और स्ट्रेन इनकी टाइप्स को अच्छे से लर्न करना आपने। और इसके बाद जो है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, इनकी डेफिनेशन फार्मूलाज जो है आपने लर्न करना है, इस टेबल को गो थ्रू करना है। और उसके बाद इलास्टिक लिबर्टी यील्ड स्ट्रेंथ वाला जो कर्व है इसको भी बुक से एक नज़र आपने जो है वो स्टडी करना है। ठीक है जी। बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।